बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कल आज और कल। मैं हूं आरिफ मलिक। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम थोड़ा रूटीन से हम हट के कर रहे हैं और इस वक्त हम हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श के मज़ार के अहाते में मौजूद हैं और आपको ये भी पता चले कि यहाँ पे पीर शाह गाज़ी का भी यहाँ पे मज़ार है और वो यकीनन उनके पहलू में दफन है, तो उस हवाले से भी हम बातचीत करेंगे। और फिर जो मिनिस्ट्री ऑफ औकाफ, ज़कात, उशर, उमूर दुनिया, उस हवाले से भी हम बातचीत करेंगे कि इस किस्म की मिनिस्ट्रीज़ पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं होती, ज़्यादा बातचीत नहीं होती और इन मिनिस्ट्रीज़ को बड़ा लो प्रोफाइल रखा जाता है गवर्नमेंट सेटअप्स में। उस हवाले से भी बातचीत होगी कि ऐसा क्यों है कि लो प्रोफाइल में क्यों रखा जाता है। एनीवेज़, हमारे साथ आज मिनिस्टर मौजूद हैं यहाँ पे। बहुत शुक्रिया अफसर शाहिद साहब, आप वज़ीर औकाफ, ज़कात उशर, उमूर दुनिया, आज़ाद कश्मीर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे डीजी साहब भी तशरीफ़ रखते हैं, राजा खालिद नियाज़ साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और तमाम हाज़रीन का बहुत शुक्रिया, आप लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम हम रूटीन से थोड़ा सा हट के आगाज़ करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि औलिया कराम की धरती पे इस वक्त हम मौजूद हैं, हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह की धरती पे मौजूद हैं, तो उनके कलाम से हम आगाज़ करेंगे। तो आइए सुनते हैं उनका कलाम। उम्मत अपनी विच रलाए, पाक रसूल बंदे नू हजरत मुर्शद दमड़ी वाला करे कबूल बंदे नू। अव्वल आखिर तीक जिनां दा शान न थिंदा बेहा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धन हबीब अजहा। होए नसीब नबी दा कलेमा, दीन कबूल मुहम्मद ला इलाहा इल्लल्लाह सच रसूल मोहम्मद। अब हम चलेंगे अफसर शाहिद साहब की तरफ। शाहिद साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोग आपको यहाँ पे डोनेशंस देते हैं, चंदा यहाँ पे बड़ी एक तादाद में इकट्ठा होता है। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपके मज़ार जो आपकी डोमेन में हैं, कितने मज़ार हैं यहाँ पे जो सरकारी सतह पर आप उसको रन कर रहे हैं, और उनकी इनकम कितनी है और उसकी कंजम्पशन किस तरह से करते हैं आप इनकम की? इस वक्त जो महकमा औकाफ के ज़ेर इंतज़ाम दरबार और मज़ारात हैं, उनकी तादाद गालबन 57 है और 57 दरबारों और मज़ारों की हम खिदमत का फरीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं। जहाँ तक लोगों के नज़र नियाज और चढ़ावे का तल्लुक़ है, लोग जिस हद तक कंट्रीब्यूट करते हैं, एक पूरे सिस्टम के तहत उसका हिसाब किताब रखा जाता है, फिर एक मरकज़ी अकाउंट है जिसमें डाला जाता है और फिर मुख्तलिफ़ दरबारों पर और फिर मुख्तलिफ़ मज़ारों पर रो लिया के मुख्तलिफ़ आस्थानों पर जिस तरह से खिदमत का, जिस तरह से सहूलतों का और जिस तरह से लंगर का कोई ज़रूरत होती है, उस तरह से वो काम करते रहते हैं। आज हम जिस जगह पर बैठे हुए हैं, ये दरबार इस हालत में नहीं था। ये यहाँ पर आज इस हालत में ये महकमा औकाफ की मुसलसल एक मेहनत और मुसलसल एक काविश के ज़रिए से यहाँ पर आया है। सो पूरे आज़ाद कश्मीर में हमारी ये कोशिश है कि हम दरबारों की बेहतर अंदाज से खिदमत कर सकें और दरबारों पर आने वाले ज़ायरीन को हम ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें फराहम कर सकें। ठीक है शाहिद साहब, इस हवाले से बड़ा कंसर्न है लोगों का कि जी जो कलेक्शन होती है, जो लोग यहाँ पे न्याज दे के जाते हैं या फ़ंड जनरेशन जो होती है, अब जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं यहाँ पे बरतानिया से भी बहुत सारे लोग आते हैं जो अपने ज़ेवरात डालते हैं गले में, फ़ॉरेन करेंसी नोट्स भी यहाँ पे देखने को आते हैं
और लोगों का कहना है कि इतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें कि जो यहाँ पे जानवर लोग देखे जाते हैं उसमें भी कहा जाता है कि इतना कोई साफ़ शफाफ निज़ाम नहीं है, क्या कहेंगे इस बारे में? मेरे नज़दीक तो जी हर काम में बेहतरी की गुंजाइश तो मौजूद होती है, हर काम को बेहतर से बेहतर बनाया जा सकता है, लेकिन मेरे नज़दीक ये है कि महकमा औकाफ ने इस बात का मुकम्मल तौर पर एहतमाम किया है कि जितने भी डोनेशंस या लोगों की तरफ से जितनी भी नज़र नियाज आए वो ट्रांसपेरेंटली कलेक्ट होकर ट्रांसपेरेंटली उसका हिसाब किताब और उसका इस्तेमाल हो। गल्ला जहाँ पर पैसे डाले जाते हैं वो सिर्फ किसी एक आदमी के इंतज़ाम व इंसराम या उसके हवाला नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ लोगों के हवाले है। और जब गल्ला वो खोला जाता है तो उस वक्त भी एडमिनिस्ट्रेशन से भी कुछ लोग हैं, कुछ महकमे के लोग हैं, मुख्तलिफ लोगों के पास चाबियाँ, और जब गिनती होती है तो उस वक्त भी इस बात का इंतज़ाम और इंसराम किया जाता है कि किसी तौर पर कहीं पर कोई ऐसी एंका फेंकी ना हो जाए। सो मैं मुकम्मल तौर पर पूरे एतमाद के साथ कह सकता हूँ कि जो हमारा निज़ाम है वो इंतहाई ट्रांसपेरेंट है और इसमें किसी भी जगह पर कोई ख़राबी नज़र नहीं आती है। यूँ कह देना जी कि कोई मामला ख़राब हो रहा है या इस तरह से तो बात नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि अगर स्पेसिफ़िकली किसी बात की निशानदेही की जाए तो मामला को दुरुस्त किया जा सकता है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ महकमा औकाफ मामला को दुरुस्त करेगा। निशानदेही की बात की आपने, शायद साहब मैं इसी मज़ार के हवाले से बात करूँगा, चूँकि आज हम खड़ी शरीफ में यहाँ पे मौजूद हैं। खड़ी शरीफ की रेनोवेशन के बारे में गो के आप कहेंगे कि मैं उस वक़्त वज़ीर नहीं था, पीर अतीकुर रहमान साहब आपसे पहले वज़ीर थे, तो बताया जाता है कि बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पे गबन किया गया। अगर इस किस्म की रूहानी जगहों की भी इस किस्म की पामाली की जाती है तो ये तो बड़ी अफसोसनाक बात है। मैंने पहले भी कहा है कि कहने की हद तक तो बहुत कुछ कहा जा सकता है और हमारे मुल्क में शायद इसी एक बात पर कोई पाबंदी नहीं है, जिसका जो दिल करता है वो कह देता है और बाद में कोई शर्मिंदगी भी नहीं है जब पता चल जाता है कि झूठ है या गलत था। एक बात की अगर कोई मसलन ये कहें जी कि फ़लाँ कोई करप्ट आदमी है, ये तो कोई बात ना हुई। स्पेसिफ़िकली किसी करप्शन की निशानदेही की जाए जी कि ये हुआ है, मेरे ख्याल में मज़ार की हद तक जहाँ पर कोई काम है या जिस तरह का कोई सिलसिला है, मुझे तो कोई ऐसी बात नज़र नहीं आती है। अलबत्ता जो बातें कही गई हैं जी कि इस तरह की कोई करप्शन है या इस तरह का कोई काम गलत हुआ है, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाए, मैं भी यहाँ पर मौजूद था। यहाँ पर हमने एक इंक्वायरी कमेटी बनाई है और बहुत आला सतही इंक्वायरी कमेटी है जो इसको देख बार रही है कि क्या जो काम हुआ है वो मयार के मुताबिक हुआ है और जो जितने पैसे दिए गए हैं क्या वो उसी एतबार से वो काम हुआ है। सो उसके लिए जो कमेटी कायम की गई है वो चीफ इंजीनियर हैं साउथ जोन के और पब्लिक हेल्थ के एससी हैं सऊद साहब और डीसी साहब हैं मीरपुर डिस्ट्रिक्ट के। सो वो कमेटी देख लेगी। कहा जाता है कि मनशियात का जो सबसे ज़्यादा काम है वो इसी किस्म की मुक़द्दस जगहों पे होता है। ये आपने यकीनन सुन रखा होगा, हमने भी सुन रखा है। हमने पर्सनली मैंने भी थोड़ी देर पहले विज़िट किया तो मुझे कुछ ऐसी चीज़ें नज़र भी आईं गिरदो नवाह में। ये इस मज़ार का प्रॉब्लम नहीं है, ये तकरीबन तमाम जो इस किस्म की जगह हैं वहाँ पे प्रॉब्लम है। आप बताइएगा कि इसकी रोकथाम के लिए कोई कुछ एफ़र्ट्स की जा रही है मनशियात के? दरबार की हद तक हमने पूरी तौर पर कोशिश की है कि इस तरह की कोई हरकत, इस तरह का कोई अमल, इस तरह का कोई फेल ना हो जिससे दरबार की हुर्मत और दरबार के तकद्दस पर कोई असर पड़े। सो ये हम तो अक्सर और अमूमन ये कोशिशें करते रहते हैं, लेकिन इस मुल्क के अंदर जिस तरह की कोई सूरत है या जिस तरह के कोई हालात हैं, सो इसमें ऐसा हो सकता है इक्का दुक्का वाक़यात इस तरह के हो जाएं या बाज़ मलंग किस्म के लोग 400 पंग से अगर अपने आप को कोई तकवीयत या सुकून पहुंचाना चाहते हैं तो इस तरह के कोई इक्का दुक्का वाक़यात हो जाते हैं। लेकिन पर्टिकुलरली दरबार के अंदर हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, उनकी टीचिंग के लिए डेफिनेटली आपके पास एक मिनिस्ट्री ऐसी है कि बहुत सारे उलमा कराम भी हैं, तो क्या उनकी टीचिंग नहीं की जाती कि प्लीज़ इन चीज़ों से आप इज्तनाब करें? और ये हमारा इस्लाम, हमारा मज़हब इस चीज़ का दर्स नहीं देता हमें। माशरा तो अपने तौर पर अपना एक किरदार अदा करता रहता है। बुराइयाँ ये नहीं है कि बुराई यहाँ पर ही हो रही है या इसी ज़माने में हो रही है, किसी न किसी तौर पर बुराइयाँ हर दौर में हमें नज़र आती हैं। जो माशरा या सोसाइटी के जो ज़िम्मेदारों का जो किरदार होता है क्या वो अदा किया जा रहा है या नहीं,
मैं ये पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पर कोई बुराई है इस तरह की, जहाँ पर कोई सूरत है उसको रोकने की कोशिश की जाती है, जहाँ पर समझाने की गुंजाइश हो वहाँ पर समझाया भी जाता है। और यकीनी एतबार से हमारे उलमा एक किरदार अदा कर रहे हैं, हमारा महकमा एक किरदार कर रहा है, हमारी हुकूमत के मुख्तलिफ अदारे हैं जो एक किरदार अदा कर रहे हैं कि माशरे को एक सर्टेन लिमिट्स के अंदर जो कानून है, जो इखलाकी हदूद और क़यूद हैं उसके अंदर रख कर माशरे और माशरा में बसने वाले लोगों को चलाया जाए। आप अपनी इनकम खुद जनरेट करते हैं और आप इवन पंप इन भी कर सकते हैं आप मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ में, मुख्तलिफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में या छोटे छोटे जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें। तो उस वाले से बताइएगा कि इतनी बड़ी लेवल पे कलेक्शन होती है आपकी, उसके बाद फिर आप डिस्पर्समेंट करते हैं अपने स्टाफ की सैलरीज़, फिर मेंटेनेंस के लिए जो पैसे खर्च होते हैं, उस वाले से मैं ज़रा डिटेल हमारे व्यूवर्स को बताइएगा कि क्या आप कुछ इरादा रखते हैं कि आप पूरी स्टेट को आप उसमें अपना शेयर दे सकें आप? देखें जी, अभी तक तो जो महकमा औकाफ ने अपने अहदाफ का तयन किया हुआ है अभी तक हम उन्हें अचीव नहीं कर सके हैं, लेकिन डेफिनेटली जब हमारे पास वसाइल होंगे और जो हमारे मुकर्रर करदा अहदाफ हैं वो हम हासिल कर लेंगे तो यकीनी एतबार से जो दूसरे शोबा है ज़िंदगी हैं उनको भी सपोर्ट किया जा सकता है। बहुत सारे ऑडियंस भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि अगर आपकी तरफ से कोई सजेशन है या आप मियाँ साहब के हवाले से कुछ कहना चाह रहे हैं या मिनिस्ट्री के हवाले से कुछ कहना चाह रहे हैं तो आप ज़रूर कहिएगा। तसव्वुफ़ की जहाँ तक बात है तो हमारे यहाँ बहुत सारी मिसकंसेप्शंस भी हैं इसमें। मैं ज़ाती तौर पर जहाँ तक पढ़ने के बाद और जांचने के बाद समझ सका हूँ या जान चुका हूँ तो मेरे ख़्याल में जो है तसव्वुफ़ वो शरीयत, हकीकत और मारिफत का नाम है। अब इसमें सबसे पहले शरीयत जो है वो बेसिकली एक कानून है और इस पर चलने का नाम जो है वो हकीकत है और वही तरीक़त है। हमारे यहाँ ये मिसकंसेप्शन है कि तरीक़त और चीज़ है और शरीयत और चीज़ है। हम तरीक़त वाले हैं, तुम शरीयत को जानो और हम तो अमल वाले हैं। जबकि हम अगर सूफियाए कराम की ज़िंदगी को देखें, मियाँ साहब की ज़िंदगी को ही देख लें या पीरा शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी को ही देख लें तो उन्होंने पहले शरीयत को अपना ओढ़ना बिछोना बनाया तो वो तरीक़त तक पहुँचे। और इस तरीक़त की अमल को जानना और इन अमलियात को जानकर उन रमूज़ व औकाफ़ को जानना, उन राज से पर्दा उठाने का नाम हकीकत है। और जब इस हकीकत से मावरा होकर वो आगे जाते हैं तो मार्फत का मकाम आता है। मेरा नाम अब्दुल रज़ाक चिश्ती है, साबिक़ मेंबर इस्लामी नदरियाती कौंसल, साबिक़ चेयरमैन वाइस चेयरमैन उलमा मशाइख कौंसल आज़ाद कश्मीर हूँ। मेरा जनाब मिनिस्टर साहब से सवाल है कि आपने अभी वज़ाहत में भी इरशाद फरमाया है और हमने अखबारात और में भी पढ़ा है कि जनाब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर यहाँ तशरीफ़ लाए और उन्होंने आपकी सरबराही में एक बहुत बड़ी कमेटी जो है वो बनाई है। क्या उस कमेटी का कोई बाज़ाब्ता अभी तक इजलास हुआ है या कि नहीं हुआ? अगर हुआ है तो वो किस अंदाज तक, कहाँ तक पहुँची है? नाज़रीन, हमारे साथ राजा खालिद नियाज़ साहब भी यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं जो कि डीजी औकाफ़ हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। राय साहब फरमाइएगा कि कहा जाता है कि बड़ा मुश्किल मरहला होता है जब आप मिनिस्टर और ब्यूरोक्रेसी के बीच में बड़ी मुश्किलात होती हैं, तो कहा जाता है कि आपकी तरफ से बड़ा मिस गाइड किया जाता है मिनिस्टर्स को। बिल्कुल स्ट्रेट में बात कर रहा हूँ, तो इस वाले से मैं बताइएगा डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ में भी ये सूरत हाल, आपकी मिनिस्ट्री में क्या सूरत हाल है? कोई बात नहीं है, अभी हमारा थोड़ा ही वक्त हुआ है, लेकिन आपको मिनिस्टर साहब बेहतर बता सकते हैं। तो आपने एक सवाल पूछा था दरमियान में कि आप औकाफ जो है ये बाकी डिपार्टमेंट के साथ भी कोई कोऑपरेट कर रहा है या बाकी AJK, तो मैं बताना चाह रहा था छोटा सा एक मसला है कि हम तकरीबन इस मद में कोई 50 लाख रुपया देते हैं ये जो नादार अफराद को 50 लाख रुपया। इसी तरह हम मसाजिद के लिए इमदाद करते हैं, मदारिस के लिए इमदाद करते हैं, बहुत सारे और मामलात हैं जिनमें जो नादार लोगों के जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो NGOs हैं जो नादार लोगों की मसाजिद का जिक्र किया आपने। मसाजिद क्या वो जो सरकारी मसाजिद नहीं, इसके अलावा ये जो लोग आम जो मसाजिद बनाते हैं लोग, उनमें हम भी कंट्रीब्यूट करते हैं जी अपनी तरफ से। औकाफ का एक बड़ा रोल है जी, कम से कम कोई 3 करोड़ रुपया इस तरह हम सालाना खर्च कर रहे हैं इन मुख्तलिफ उसमें। ठीक है, चैरिटी के प्रॉब्लम। और कोई सवाल आप करेंगे? सवाल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकार असलम कियानी। मेरा मिनिस्टर साहब से सवाल ये है कि ये जो 57 जो आपने बताई हैं जो दरबार हैं या दरगाहें हैं, तो इनमें ज़ायरीन को बेहतर सहूलतें देने के लिए आपकी वजारत
क्या किरदार अदा कर रही है। एक तो ये, दूसरा ये कि देखने में ये जो चीज़ आई है कि ज़ायरीन को अप्रोच के लिए 2 4 6 जगहों को छोड़ के अक्सर जगहों पे दरबारों तक कोई खातर खा को प्रॉपर कोई रास्ता नहीं है, रोड नहीं है, तो क्या वो भी आपकी वजारत के ज़ुमरे में आता है या नहीं आता? ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की आपने, जवाब हम लेते हैं जनाब अफसर शाह साहब जो कि मिनिस्टर हैं। अब्दुर्रज़ाक चिश्ती साहब के सवाल के हवाला से मैं गुजारिश करूँगा जी कि मीटिंग्स की मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है। कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हो गई है, वो कमेटी अपना काम कर रही है, तमाम रिकॉर्ड मुतलका उस कमेटी के पास है, उसकी स्टडी की जा रही है, मौका साइट पर भी आएंगे। इसके बाद जो उस कमेटी की रिपोर्ट होगी उसके मुताबिक हुकूमत कार्रवाई करेगी, और अगर कहीं पर कोई नाकस काम साबित हुआ या कहीं पर कोई करप्शन साबित हुई तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ उसे आनी हाथों से निपटेंगे। यहाँ पर एक प्रॉब्लम था, ये जो फ़र्श है दरबार के आते का, ये गर्मियों में इतना गर्म हो जाता है कि इस पर चला नहीं जाता है। इस पर हर तरह से स्टडी करवाई है हमने। जो यहाँ पर सफ़ेद पत्थर मिलता है वो भी इसी तरह से गर्म होता है। सो क्लाइमेट के हवाला से शायद कुछ डिसीजन करने पड़ेंगे। एक तो ये है कि एक पत्थर जो यूनान से या इटली से कहते हैं कि वो तो काफ़ी महंगा पत्थर है, उसको भी देख रहे हैं। और एक ये है कि मुख्तलिफ़ दरख्तों के हवाला से कि खूबसूरत पौधे, खुशबूदार पौधे मुख्तलिफ़ हवाला से यहाँ पर अगर उसकी इस अंदाज से तनसीब की जाए कि दरबार के हुस्न में भी इजाफ़ा हो, और पौधों से एक जो खुसूसी पौधों के हवाला से ख़ास जो माहौल बनता है, वो अगर जो हमारा बेसिक जो ये कॉम्प्लेक्स है, जो प्रोजेक्ट है, अगर वो उसके मुताबिक जाता है तो ये पौधों वाला मामला भी हम गौर कर रहे हैं, जिससे ज़ायरीन को आते हुए जो उनके पाँव गर्मियों में जलते हैं उसका इलाज निकालने की कोशिश की जा रही है। की बात का जवाब दे दीजिए। कियानी साहब की बात के जवाब के इसी तसलसल में मैं ये कहूँगा कि ये ज़ायरीन के लिए सहूलतें पैदा करने वाली ही हमारी एफ़र्ट्स हैं कि ज़ायरीन को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें दी जाए। मैंने पहले गुजारिश की थी कि इस दरबार की पहले इस तरह की सूरत नहीं थी, महकमा औक़ाफ़ ने इसको इस अंदाज से तैयार किया है कि ज़ायरीन को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें मिले। ज़कात एक बड़ा अहम सब्जेक्ट है, उस वाले से मैं बात करना चाह रहा हूँ कि इस वक्त सिचुएशन ये है कि ज़कात की कलेक्शन जो आपके पास ज़्यादा कलेक्शन है वो थ्रू बैंक्स आ रही है, जो एक परसेंटेज मखसूस परसेंटेज है, और एक मखसूस दिन में वो काट के एट सोर्स काट के फिर ख़जाने में जमा कराई जाती हैं। इसके अलावा कौन कौन से मीडियम्स हैं ज़कात कलेक्शन के हवाले से, ये हमारे नाज़रीन के बारे में को बताइएगा। देखें जी, ज़कात एक तो जैसा आपने कहा कि बैंक वाला है, दूसरा ये है कि कुछ लोग या कुछ अदारे इसमें ज़कात देते हैं। तीसरा ये कि ज़कात का कलेक्शन का एक सिस्टम अभी तक तो जो हमारा कानून है उसमें ऐसा नहीं है कि ज़कात की कलेक्शन का कोई इंडिपेंडेंटली सिस्टम भी डेवलप करें, लेकिन वो डेवलप करना पड़ेगा। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये रियासत की ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपने शहरियों से और मुसलमान शहरियों से वो ज़कात वसूल करे, और रियासत लेकिन प्रॉब्लम ये है शायद सब लोग आप पे एतमाद नहीं करते ना। लोग आपको पता है कि बयान हल्फी बैंक्स में दे देते हैं और कहते हैं कि जी एट सोर्स हमारी ज़कात ना काटी जाए, हम खुद ज़कात देंगे। और कुछ तो बयान हल्फी ऐसी भी मेरे सामने है, ये कुछ मिसालें आई हैं जिसका मैं अभी यहाँ पे जिक्र नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये है कि पब्लिक का, आम आदमी का हुकूमत पे एतमाद नहीं है कि आप उस पैसे की कंजम्पशन सही तरीके से नहीं करते। नहीं, मेरे ख्याल में ऐसी तो कोई बात नहीं है। एतमाद तो एक ऐसा एहसास है जो जिसका कोई ख़त्म हो जाता है तो बंदा क्या कर सकता है। बंदे जो कहते हैं कि बयान अल्फी देते हैं या इस तरह की कोई बात करते हैं, ये उनका अपना एक सोच और फेल है। इसके बावजूद ज़कात में एक अच्छी खासी जो है अमाउंट है वो आती है, और उस अमाउंट का जो तसर्रफ़ है वो लोगों की बेहतरी के लिए, गुरबा की बेहतरी के लिए, डेस्टिट्यूट्स की बेहतरी के लिए, अपने जो मरीज़ हैं उनके इलाज के लिए, जहाँ पर नादार हैं, ज़रूरतमंद हैं, उनके लिए। ज़कात के पैसे के इस्तेमाल के हवाले से मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि उसका इस्तेमाल किस तरह से होता है, किन किन सेक्टर्स में आप उसको कंज्यूम करते हैं? सिर्फ सैलरीज़ के लिए होता है या फिर वज़रा की या काबीना की कोई सेहत याबी के लिए उनको बाहर सैर भी कराते हैं लोग, इलाज भी कराते हैं? पिछले दिनों पता चला है कि बाईपास भी पिछली हुकूमत में या उससे पिछली शायद हुकूमत में एक बाईपास भी हुआ है लंदन से,
और वो ज़कात के पैसे से पैसा उस पर ख़र्च हुआ, तो ये कितनी अफसोसनाक बात है। मेरे इल्म में तो कोई ऐसा नहीं है, आपने कहा है तो मैं इसको देख लूँगा। वैसे ज़कात के पैसे से हम ये कोशिश करते हैं कि गरीबों का अस्पतालों के ज़रिए से इलाज करवाएं। पाकिस्तान के 4 बड़े अस्पतालों में 1 करोड़ के करीब हमने रकम हम साल के शुरू में दे देते हैं कि जहाँ पर इमरजेंसी हमारे आज़ाद कश्मीर के मरीज़ों का इलाज कराने की ज़रूरत हो, गरीबों का इलाज कराने की ज़रूरत हो, तो वहाँ पर जो अपने आज़ाद कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ़ अस्पतालों को हम अद्वियात के लिए पैसे देते हैं, इलाज के लिए पैसे देते हैं। गुरबा को माली इमदाद के हवाला से पूरे आज़ाद कश्मीर में 66-67 हज़ार लोग इनरोल हैं, जिनको जो नादारों की तारीफ़ में आते हैं और जिनको हम हर सहमाही के हिसाब से उनको इमदाद देते हैं। इसके अलावा तालीम के मैदान में गरीब जो बच्चे और बच्चियां हैं उनको हम सपोर्ट करते हैं। उशर की तरफ आएंगे, अनाज में 10% का जो एक फ़िक्स इनकम होती है वो दी जाती है। हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि उसका क्या प्रोसीजर है, क्विकली बताइएगा, हमारे पास वक्त थोड़ा कम है। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि उशर का कानून तो बन गया है लेकिन इम्प्लीमेंट आज़ाद कश्मीर में अभी तक नहीं हुआ। अमूर दीनिया के हवाले से भी मैं बात करना चाहूँगा। एक तो हमें बताइए कि अमूर दीनिया की डोमेन में क्या क्या काम आप करते हैं, या आपकी मिनिस्ट्री के जो डिपार्टमेंट है अमूर दीनिया, उसमें क्या होता है। एक तो ये है जी कि आप ये कह सकते हैं कि दीनी अमूर में रहनुमाई का फरीज़ा सर अंजाम देते हैं। दूसरा शरीयत के मुख्तलिफ़ मामलात में एक अपना जो किरदार एक रियासती सतह का बनता है उसमें वो अदा कर रहे हैं। फ़िरका वारियत के ख़ात्मा के लिए भी कोशिशें और एफ़र्ट्स अमूर दीनिया के ज़रिए से ही की जाती हैं। हमारा जो निकाह का सिस्टम है वो भी अमूर दीनिया के तहत आता है। सो इस हवाला से आप ये कह सकते हैं कि अमूर दीनिया दीनी अमूर के हवाला से रियासती जितने भी फ़राइज़ हैं वो सर अंजाम देता है। ठीक है, अफसर शाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आप वज़ीर औक़ाफ़ ज़कात व उशर अमूर दीनिया आज़ाद कश्मीर हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त निकाला और आज आपने वक्त दिया हमें। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ आज अफसर शाह साहब मौजूद थे और उनसे हमने काफ़ी डिटेल में हमने एक ऐसे सब्जेक्ट पे बातचीत की कि जिस पे बहुत कम गुफ्तगू होती है। ज़कात पे हमने बात की, उशर पे हमने बात की, अमूर दीनिया पे हमने बातचीत की, और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह कि मियाँ मोहम्मद बख्श साहब की ज़िंदगी के बारे में भी हमने बातचीत की और उनके कलाम के बारे में भी हमने बातचीत की। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोग्राम में मुलाकात होगी। टिल देन, खुदा हाफिज़।